नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद नितिन में। दोस्तों, हम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की तैयारी करा रहे हैं, जिसमें आप सभी को पिछली क्लासेस के अंदर मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट 125 प्रश्न कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के करा दिए थे। आज हम आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर 25 प्रश्नों को समझेंगे, जो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और टेलीग्राम चैनल को फॉलो ज़रूर कर ले, लिंक है आपके डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों, आज बात करेंगे हम मुदलियार कमेटी की। मुदलियार कमेटी को हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी भी कहा जाता है और इसका निर्माण जो है, ये जो है 1962 के अंदर इसका निर्माण हुआ था इस कमेटी का, जिसको कहा जाता है हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुदलियार कमेटी का दूसरा नाम क्या है, तो हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी मुदलियार कमेटी का दूसरा नाम होता है। फिर बात करते हैं हम करतार सिंह कमेटी की। करतार सिंह कमेटी को मल्टीपर्पज़ वर्कर्स कमेटी भी कहा जाता है। इसका गठन जो हुआ था 1973 के अंदर हुआ था। बात करते हैं पॉपुलेशन ऑफ मल्टीपर्पज़ वर्कर, मतलब कि मल्टीपर्पज़ वर्कर जो होती है, यानी कि एक आशा जो होती है, वो प्लेन एरियाज़ पे बात की जाए तो 5,000 पॉपुलेशन पे। मल्टीपर्पज़ वर्कर की बात की जाए, अच्छा सॉरी, मल्टीपर्पज़ वर्कर की बात की जाए तो एएनएम वगैरह जो होती है वो मल्टीपर्पज़ वर्कर भी होती है। और जो एएनएम होती है वो 5,000 पॉपुलेशन पे रहती है एक एएनएम, और 1,000 पॉपुलेशन पे एक आशा मौजूद रहती है। और हिली एरियाज़ की बात की जाए तो मल्टीपर्पज़ वर्कर्स जो होती है, हिली एरियाज़ पे 3,000 पॉपुलेशन पे एक रहती है। अब बात कर लेते हैं डब्ल्यूएचओ की। तो डब्ल्यूएचओ को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 7 अप्रैल 1948 में डब्ल्यूएचओ का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे की प्रारूप में हम 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। ठीक है। बात करते हैं हेडक्वार्टर का। तो इसका जो हेडक्वार्टर है डब्ल्यूएचओ का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर मौजूद है। यूनिसेफ की बात की जाए तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, जो कि बच्चों के अंदर इंडिया पूरे वर्ल्ड के अंदर जो बच्चे हैं उनके ऊपर, जो उनकी हेल्थ के ऊपर काफ़ी अच्छा वर्क करता है। और ये जो है फंड प्रोवाइड कराता है बच्चों की स्टडी के अंदर और हेल्थ को बढ़ाने के लिए। हेडक्वार्टर की बात की जाए यूनिसेफ का, तो न्यूयॉर्क के अंदर जो है हेडक्वार्टर मौजूद है यूनिसेफ का। फंक्शन की बात की जाए तो ये फंक्शन जो है इसका यूनाइटेड नेशन यूनिसेफ का, तो वो गोभी एफएफएफ गोभी फाउंडेशन चलाया गया था इनके ऊपर, ग्रोथ मॉनिटरिंग, ठीक है, बिहेवियर चेंजेस और फूड सप्लाई, ये सब चीज़ प्रोवाइड कराता है आपको कौन, यूनिसेफ। बात करते हैं सिद्धा। सिद्धा जो होती है वो एनटीसीपी के अंदर वर्क के लिए हेल्प करती है। ठीक है। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर सिद्धा जो है वर्क करती है। डानिडा की बात की जाए तो डानिडा जो है वो नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर हेल्प करती है। जो भी कैटरेक्ट की सर्जरी इन पेशेंट को हुई है, वो सबसे बड़ा कारण बनता है इंडिया के अंदर कैटरेक्ट ब्लाइंडनेस का। तो इसके लिए हेल्प के लिए नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम चलाया गया था, जिसका जो डानिडा है वो हेल्प करता है। आयुष्मान भारत योजना या फिर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है वो स्टार्ट किया गया था 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से। दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है वो 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड के एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से चालू किया गया था इस योजना को, जिसके अंदर आपको बीमा दिया जाता है। 4 से 5 लाख रुपए आपको बीमे के तौर पर दिए जाते हैं। बात करते हैं आरएनटीसीपी जो है, उसको रीनेम कर दिया गया था एनटीईपी पे, नहीं, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एवलेशन प्रोग्राम, इसको नाम बदल कर दिया गया था। और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2020 के अंदर जो टारगेट रखा गया था, टीबी एलिमिनेशन टारगेट स्टार्ट किया गया था। जो टारगेट था 2025 तक सभी प्रकार के टीबी के जो भी केसेस है उसको एलिमिनेट कर देना है। अब बात कर लेते हैं अपन एनवीबीडीसीपी की। तो एनवीबीडीसीपी जो है वो मलेरिया, फाइलेरिया, काला आजार, जापानीज एंसेफेलाइटिस और चिकनगुनिया को ख़त्म करने के लिए ये कवर करता है। एनएफसीपी जो है 1953 के अंदर लागू किया गया था, यानी कि नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो 1953 के अंदर लागू किया गया था। उसके बाद में नेशनल मलेरिया एलिमिनेशन प्रोग्राम आया था, जो कि 1958 के अंदर लागू किया गया था। बात करते हैं नेशनल एंटी मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो 1999 के अंदर आया था, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम जो है 1955 के अंदर आया था। ठीक है।
एनटीसीपी जो है नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो 1962 के अंदर चालू किया गया था। उसके बाद में रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो 1993 के अंदर आया था। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है वो 1975 के अंदर चालू किया गया था। और चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड जो है वो 1992 के अंदर चालू किया गया था। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो 1987 के अंदर चालू किया गया था। और NPCDCS नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़ एंड कार्डियोवास्कुलर डिसीज एंड स्ट्रोक जो है वो 2010 के अंदर चालू किया गया था। इसी प्रकार बात की जाए विजन की जो कैंपेन है वो 2020 के अंदर किया गया था चालू, जिसका फोकस था कि किस प्रकार से ब्लाइंडनेस को कंट्रोल किया जाए इंडिया के अंदर। HIV एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट जो कानून बनाया गया था वो 2017 के अंदर बनाया गया था। फिर बात करते हैं नेशनल मेडिकेशन कमीशन बिल की, तो 2019 के अंदर ये बिल आया था। और बात करते हैं यात्री सुरक्षा जो यात्री सुरक्षा चालू की गई थी ताकि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट और रेल एक्सीडेंट के जो डेथ हो जाती है पेशेंट्स की या लोगों की, तो उससे बचाव के लिए यात्री सुरक्षा ऐप का चालू किया गया था। निर्भया नारी जो है ये चालू किया गया था अंडर द वायलेंस ऑफ फीमेल जेंडर। जो फीमेल जेंडर जो है, फीमेल के प्रति जो वायलेंस होता है उसको रोकने के लिए निर्भया नारी चला गया था। बात करते हैं नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो है वो 15 अगस्त 2020 को चलाई गई थी। फिर बात करते हैं पॉपुलेशन की, तो एक आशा जो होती है ना, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटी इसकी फुल फॉर्म होती है, जो कि 1000 पॉपुलेशन पर एक आशा वर्क करती है। ऊषा की बात की जाए तो अर्बन सोशल हेल्थ एक्टिविटी होती है, इसकी फुल फॉर्म। क्वालिफिकेशन की बात की जाए आंगनवाड़ी वर्कर की जो, तो 10th पास होना अनिवार्य है उसमें। और क्वालिफिकेशन की बात की जाए आशा की, तो आशा 8th पास होना ज़रूरी है। आंगनवाड़ी जो है किसके अधीन में काम करती है, तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के अंदर, जो ICDS के अंदर क्या है, आंगनवाड़ी वर्कर काम करती है। आशा किसके अंडर में काम करती है, तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंदर आशा काम करती है। मिड डे मील स्कीम की बात की जाए तो मिड डे मील स्कीम जो है 300 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड कराता है और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड कराता है बच्चों को। स्कूल के अंदर मिड डे मील प्रोग्राम स्कीम चालू की गई थी भारत सरकार के द्वारा। फिर बात करते हैं मिड डे मील प्रोग्राम जो है वो प्रोवाइड कराता है आपको 1/3 ऑफ टोटल एनर्जी एंड 1/2 ऑफ द प्रोटीन। थीम जो है हेल्थ डे की 2022 की वो है आवर प्लानट आवर हेल्थ। तो नर्सेज डे की थीम जो थी 2022 की वो थी ए वॉइस लीड टू इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रेस्पेक्ट राइट्स ऑफ द सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। फिर बात करते हैं पॉपुलेशन की आंगनवाड़ी की, तो 1000 पॉपुलेशन पे एक आंगनवाड़ी होती है गांव के एरिया में। और ट्राइबल एरियाज पे बात की जाए तो 700 की पॉपुलेशन पर एक आंगनवाड़ी सेंटर होता है। वन ब्लॉक जो है वो कितने गाँव को कवर करता है, तो एक ब्लॉक की बात की जाए तो 100 गाँवों को कवर करता है एक ब्लॉक। फिर बात करते हैं एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड की, तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड जो होता है इसके अंदर 3 प्रकार के ट्रायड होते हैं, जिसमें एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट होता है। और एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के माध्यम से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से डिसीज़ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुई है, उसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं इंडिया प्रेजेंटली जो है वो कौन सी स्टेज पर है, तो डेवलपमेंटल डेमोग्राफिक साइकिल की बात की जाए तो इंडिया जो है वो लेट एक्सपेंडिंग फेज पे अभी मौजूद है। बात कर लेते हैं एलिजिबल कपल जो है वो करंटली मैरिड कपल जो होता है वो होते हैं। और इनकी रिप्रोडक्टिव की एज की बात की जाए तो 15 ईयर्स से लेकर 49 ईयर्स हो गई है, इसमें थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। 15 ईयर्स से एक लेकर 49 ईयर्स तक जो होती है वो एलिजिबल कपल माना जाता है, यानी कि योग्य दंपति माना जाता है। फिर बात करते हैं आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन की, तो जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन जो होता है पर इंडेक्स जो होता है, इसका मतलब क्या होता है, फेलियर रेट जो मिनिमम होती है वो होती है, ठीक है। कपल प्रोटेक्शन रेट जो होता है वो उसका मतलब होता है कि प्रिवलेंस ऑफ कॉन्ट्राइंडिकेशन प्रैक्टिस इन द कम्युनिटी, इसको कहलाता है कपल प्रोटेक्शन रेट। बेस्ट कॉन्ट्रासेप्शन की बात की जाए तो 20 साल जो होती है वो नल्ली पीरस फीमेल होती है इज OCP, मतलब कि 20 साल या फिर नल्ली पैरा वुमेन जो होती है उसके लिए बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सा रहता है, वो होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल OCP। फिर बात की जाए आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन की फीमेल की, जो कि रूमेटिक हार्ट डिसीज से ग्रसित होते हैं, तो जिनको भी रूमेटिक हार्ट डिसीज होती है उनको हमेशा बैरियर मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए एज ए कॉन्ट्रासेप्शन।
फिर बात करते हैं आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर रिसेंट मैरिड कपल, मतलब कि अभी अभी जिनकी शादी हुई है तो उनके लिए जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन होता है वो कौन सा होता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यानी कि ओसीपी होता है। फिर बात कर लेते हैं जो इरेगुलर और प्रोफ्यूज ब्लीडिंग किसी महिला को हो रही है तो उसके लिए जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, ओसीपी यानी कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स रहने वाला है। अब बात करते हैं एक बच्चा अगर किसी पेशेंट के है तो उसको दूसरे बच्चे के बीच में क्या रखना है, गैप रखना है। तो अगर बेस्ट कॉन्ट्रासेप्शन होता है एक महिला जिसका एक बच्चा है तो उसके लिए कॉपर टी सबसे अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड रहता है जो कि 5 साल से 10 साल तक आपको कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड कराता है। चलिए बात करते हैं द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्शन जो होता है कमर्शियल सेक्स वर्कर का वो होता है बैरियर मेथड। जो कमर्शियल सेक्स वर्कर होती है उनका सबसे बेस्ट मेथड जो रहता है कॉन्ट्रासेप्शन का वो रहता है निरोध का इस्तेमाल करें, है ना, तो वो बैरियर मेथड के अंदर आता है। फिर बात करते हैं बेस्ट कॉन्ट्रासेप्शन मेथड फॉर लैक्टेटिंग मदर, ऐसी महिलाएं जो बच्चे को दूध पिला रही है उसके लिए सबसे बेस्ट कॉन्ट्रासेप्शन कौन सा रहेगा, तो पॉप या मिनी पिल। मतलब कि 6 महीने तक तो लैक्टेशन के दौरान जब लैक्टेशन चालू होता है पीरियड रहता है तब तो कॉन्ट्रासेप्शन माना ही जाता है, लेकिन अगर अलग बाद में भी फिर दूध पिला रही है बच्चे को तो प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स या फिर मिनी पिल का इस्तेमाल वो कर सकती है। बात करते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो होती है वो डिक्रीज ओवेरियन एंड कोलेक्टल कैंसर। अगर आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अगर लेते हैं तो वो ओवेरियन कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर के जो चांसेस होती है उसको क्या करती है, डिक्रीज करती है। और ब्रेस्ट के कैंसर को भी और सर्वाइकल कैंसर को क्या करती है, इंक्रीज करती है। यानी कि ओवेरियन कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर को ओसीपी दवा जो होती है कम करती है, लेकिन उसका उलट काम करती है सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर में। यानी कि सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा ज़्यादा रहता है ऐसी महिलाओं को जो कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही है। लेकिन अगर ओवेरियन कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर की बात की जाए तो ओसीपी लेने से वो कम होता है। डायफ्राम की बात की जाए तो डायफ्राम जो एक प्रकार से कॉन्ट्रासेप्शन होता है, ठीक है, जिसको इंसर्ट किया जाता है वेजाइना के अंदर बिफोर सेक्स एंड रिमेन अप टू 6 आवर। तो बिफोर सेक्स आपको क्या करना है, इसको डायफ्राम को इंसर्ट करना है और 6 घंटे तक आप इसको लगा के रख सकते हैं। बात करते हैं इफ़ डायफ्राम नॉट रिमूव्ड विद इन 24 आवर, अगर आपने डायफ्राम जो है उसको रिमूव नहीं किया 24 घंटे के भीतर तो इससे क्या हो सकता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम भी देखने को मिल सकता है। बात करते हैं टुडे क्या होती है, टुडे जो है एक प्रकार का वेजाइनल स्पॉन्ज होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नॉन मीडिएटेड आईओडी जो होती है, नॉन मीडिएटेड आईओडी जो होती है वो फर्स्ट जनरेशन की आईओडीज होती है जिसके अंदर लिपर स्लूप वगैरह जो आते हैं वो नॉन मीडिएटेड आईओडी के अंदर आते हैं। मीडिएटेड आईओडी इसके अंदर आते हैं सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन जिसके अंदर कॉपर टी, मिरेना, है ना, तो कॉपर टी 380, कॉपर टी 275 ये सब आते हैं, ये होती है मीडिएटेड आईओडी। फिर बात करते हैं लिपस लूप्स की, तो लिपस लूप्स किस में आते हैं, फर्स्ट जनरेशन में आते हैं। कॉपर टी 380 की बात की जाए तो कॉपर टी 380 एक प्रकार का कॉन्ट्रासेप्शन होता है जो कि सेकंड जनरेशन के अंदर आता है और ये जो है आपको 10 साल तक कपल प्रोटेक्शन रेट प्रोवाइड कराता, नहीं कि कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड कराता है। ये मीडिएटेड आईयूडी होता है 380 है जो कि 10 साल तक आपको कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। बात करते हैं आइडियल कैंडिडेट फॉर आईयूडी इज बोर्न टू लिस्ट वन चाइल्ड। आइडियल जो कैंडिडेट है जो कि जिनको आईयूडी लगाना है उनके कम से कम एक बच्चा होना चाहिए और उनको किसी प्रकार की पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ नहीं होनी चाहिए और नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होनी चाहिए उनकी। और हीमोग्लोबिन की बात की जाए तो 8 ग्राम पर डीएल से ज़्यादा जो है हीमोग्लोबिन उसका होना चाहिए। बात की जाए कि आईओडी कब नहीं लगानी चाहिए तो इंटरयूटेराइन डिवाइस तब नहीं लगानी चाहिए तब किसी प्रेगनेंसी सस्पेक्टेड हो, अगर किसी महिला कोई प्रेग्नेंट है तो तब नहीं लगानी चाहिए। अगर आपको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है तो नहीं लगानी चाहिए। वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है तब भी आपको इस्तेमाल नहीं कर रहा है आईयूडी का। कैंसर ऑफ सर्विक्स है, यूट्रस के अंदर कैंसर है या फिर प्रीवियस कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है तो इसके अंदर जो है इन सब कंडीशंस के अंदर कभी भी इंटरयूटेराइन डिवाइस नहीं लगानी चाहिए। बात करते हैं रिलेटिव कॉन्ट्रासेप्शन की। अगर आपको एनीमिया हुआ है, हीमोग्लोबिन 8 से कम है या प्यूरिलेंट वेजाइनल डिस्चार्ज है, डायबिटीज मेलाइटस है, मेनोरेजिया है तो भी आप इसमें नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी किसी किसी कंडीशन में आप लगा भी सकते हैं। पीपीआईयूसीडी जो है इंसर्टेड की जाती है 48 घंटे के भीतर ऑफ डिलीवरी। जो पीपीआईयूसीडी जो होती है पोस्ट पेरेंटल इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जो होती है वो 48 घंटे के भीतर लगा देना है। वेजाइनल डिलीवरी अगर आपकी हुई है तो उसके बाद में जो है डिलीवरी के बाद में 48 घंटे के भीतर आपको ये पीपीआईयूसीडी लगा देना है। बेस्ट टाइम जो होता है आईओडी इंसर्शन का तो आप मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आपका 7वां और 10वां दिन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का,
है ना। तो तब आपको लगानी चाहिए। बेस्ट टाइम जो होता है आईयूडी का वही होता है। साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए, आईयूडी के इंट्रायूटेराइन डिवाइस की जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो ब्लीडिंग, ये सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट है। दूसरा होता है पेन, ये दूसरा साइड इफ़ेक्ट है, ठीक है। सबसे पहला जो होता है साइड इफ़ेक्ट वो ब्लीडिंग होता है, फिर आपका पेन देखने को मिलता है। बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट ऑफ द रिमूवल ऑफ आईयूडी। अगर आप आईयूडी इंट्रायूटेराइन डिवाइस को जब निकालते हैं तो कौन सा साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, तो महिला को बहुत ज़्यादा पेन होता है इसके अंदर, ये रिमूवल के अंदर काम आता है। अगर इंसर्शन के अंदर बात की जाए तो ब्लीडिंग आपका आंसर रहेगा। बात करते हैं ओसीपी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती है वो 5वें दिन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो 5वां दिन होता है तब आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल स्टार्ट करेंगे। कंबाइंड ओसीपी इज माला एन और माला डी। कंबाइंड ओसीपी की बात की जाए तो माला डी नाम से भी आती है और माला एन नाम से भी आती है। पिल्स की बात की जाए तो 21 टेबलेट जो होती है वो हार्मोनल पिल होती है और 60 टेबलेट जो होती है वो आयरन की टेबलेट होती है ताकि आपको एनीमिया ना हो। और बात करते हैं हार्मोनल इज वाइट। हार्मोनल पिल जो होती है वो सफ़ेद कलर की होती है और आयरन की पिल जो होती है वो ब्राउन कलर की होती है। फर्स्ट डोज ऑफ इमरजेंसी पिल जो है वो 48 घंटे के अंदर भीतर आपको खा लेनी है पहली डोज। सेकंड डोज जो है वो 12 घंटे के बाद में खा लेनी है, पहली डोज के 12 घंटे बाद में। अब बात करते हैं सहेली या नॉन हार्मोनल पिल जो होती है वो कैसी पिल होती है, वीकली पिल है, वीक में एक बार खानी होती है। अंतरा की बात की जाए तो अंतरा एक प्रकार का ऐसा इंजेक्शन है जो कि कॉन्ट्रासेप्शन इंजेक्शन कहा जाता है और अंतरा को 3 महीने पर लगाना होता है, ठीक है, जो कि 3 महीने तक आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में प्यारे से कमेंट करके जरूर बताएं वो क्लास कैसी लगी है। तो भी व्यक्ति टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है वो दिया गया है पूरा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।